आज हम लेकर आए हैं दो सनसनीखेज कहानियां, एक मध्य प्रदेश से और दूसरी राजस्थान से। हिमाचल जुर्म फाइल्स में आपका स्वागत है। पहली कहानी है उस हाई सिक्योरिटी ट्रेन डकैती की जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए 226 बॉक्सों में बंद थे। 18 पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा के बीच चलती ट्रेन से इतनी बड़ी रकम कैसे चोरी हो गई? कैसे गैंग ने नासा की मदद से सैटेलाइट इमेज तक इस्तेमाल करके इस परफेक्ट डकैती को अंजाम दिया? यह है 1963 की लंदन की रॉयल मेल ट्रेन डकैती की हूबहू नकल, लेकिन अपराधी मध्य प्रदेश के सबसे कुख्यात गिरोह के सदस्य थे। और दूसरी कहानी है राजस्थान के झुंझुनू जिले से, जहां 17 साल का प्रदीप अपनी मौसियों से मिलने गया था और फिर अचानक लापता हो गया। 7 साल बाद एक युवक की लाश मिली जिसने इस मिस्ट्री को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। क्या सच सामने आएगा? क्या प्रदीप की मौत की गुत्थी सुलझेगी? तो तैयार हो जाइए हिमाचल जुर्म फाइल्स की इन दो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। उस हाई सिक्योरिटी ट्रेन डकैती की जो मध्य प्रदेश के कुख्यात गिरोह ने की थी। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार ट्रेन की छत काटकर उन्होंने कैसे करोड़ों रुपए की चोरी अंजाम दी, यह कहानी अब आपके सामने है। एक पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बों में भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए 226 अलग अलग बॉक्स में रखे गए थे। दोनों डिब्बे पूरी तरह रिजर्व थे। सुरक्षा के लिए 18 पुलिस वाले तैनात थे। रात के अंधेरे में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चली जा रही थी। 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ट्रेन तय स्टेशन पर पहुंचती है। ये स्टेशन खास है क्योंकि यहाँ ट्रेन के डीजल इंजन को अलग होना है और उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगना है। इंजन चेंज होता है, ट्रेन फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। 5 घंटे बाद जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो पता चलता है कि रास्ते में किसी ने नोटों से भरे 4 बॉक्स लूट लिए हैं। जो तमिलनाडु में हुई, लेकिन उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े। वारदात ने अफसरों को भी हैरत में डाल दिया था। बदमाशों ने इतनी सफाई से काम को अंजाम दिया था कि पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिला। बैंक में बदलने के लिए जा रहे थे नोट। 8 अगस्त 2016 रात 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु। पैसेंजर ट्रेन नंबर 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना होती है। मगर यह कोई आम रात नहीं थी। इस ट्रेन की 2 बोगी सामान्य यात्रियों के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें रिजर्व रखा गया था। बोगियों में देश के सबसे भरोसेमंद बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए थे। बोगियों में कुल 226 लकड़ी के बॉक्स थे। हर बॉक्स में गड्डियों से भरे नोट जो पुराने और कटे थे। ये चेन्नई के आरबीआई को लौटाए जाने वाले थे ताकि बदले में नए नोट मिल सकें। ट्रेन तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुई। यह 140 किलोमीटर का सफर तय कर रात 11 बजे विरुधाचलम पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 1 घंटे रुकती है क्योंकि यहीं से ट्रेन में डीजल इंजन बदला जा रहा था। उसकी जगह अब इलेक्ट्रिक इंजन लगना था। इंजन चेंज होता है और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है। 5 घंटे बाद ट्रेन 9 अगस्त की सुबह 4 बजे तमिलनाडु के एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पुलिस वालों ने सोचा कि बोगी का निरीक्षण किया जाए। इसी दौरान एक अफसर को बड़ा अजीब लगा। उसने देखा कि रात के अंधेरे में भी बोगी के अंदर बाहर से तेज रोशनी आ रही है। एक रेलवे कर्मचारी को बोगी की छत पर भेजा गया तो पता चला कि छत में सेंध मारी जा चुकी है। बोगी की लोहे की छत को किसी वेल्डिंग या गैस कटर मशीन से काटा गया था। चौड़ाई इतनी थी कि एक आदमी आसानी से उस सुराग से बोगी के अंदर आ जा सकता था। जैसे ही सुरक्षा बलों को इस बात का एहसास हुआ, अचानक हड़कंप मच गया। जब बोगी में रखे बॉक्स की तलाशी ली गई तो पता चला कि 4 बॉक्स ऐसे थे जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है।
इसमें से एक तो पूरी तरह खाली था, जबकि बाकी बॉक्स से कुछ नोट निकाले गए थे। बाद में सारे बॉक्स की गिनती की गई तो पता चला कि करीब 5 करोड़ रुपए गायब हैं। चेन्नई पहुंचने से पहले ही गायब हो गए रुपए। ट्रेन की पूरी बोगी सील थी। बोगी के अंदर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। सभी गार्ड दूसरी बोगी में थे, जिसमें बाकी बॉक्स रखे थे। इतनी सटीक प्लानिंग, ऐसा जोखिम भरा तरीका, और वो भी हाई सिक्योरिटी ट्रेन में, ये कोई साधारण चोर नहीं कर सकता था। अब सवाल ये था कि आखिर चलती ट्रेन में डाका कैसे पड़ा, कहां पर पड़ा? इस तरह डाका डालने वाले वो शातिर लोग कौन हैं? इस ट्रेन रॉबरी ने सभी को सन्न कर दिया था, क्योंकि चलती ट्रेन के अंदर छत काटकर बोगी में घुसना फिर रुपए निकालकर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें खतरा तो था ही, साथ ही इस काम में वक्त भी बहुत लगना था। इन तीनों बैंकों ने ये रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के खजाने में लौटाने के लिए दिए थे, ताकि पुराने नोटों की जगह नए नोट मिल सके। इन सभी रुपयों को चेन्नई में भारतीय रिजर्व बैंक के खजाने में पहुंचाना था। सेलम से विरुधाचलम तक का 140 किलोमीटर का रास्ता ट्रेन डीजल इंजन से तय करती है, क्योंकि ये हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, यानी ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज वायर नहीं होते, जिससे बोगी की छत पर चढ़ना मुमकिन है। इस रूट पर ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से नहीं चलती थी, जबकि इसके आगे विरुधाचलम से चेन्नई तक का रूट इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, यानी तब ट्रेनें 25,000 वॉल्ट के करंट से दौड़ती हैं। ऐसे में ट्रेन के ऊपर चढ़ पाना संभव ही नहीं है। पुलिस का मानना था कि शायद लुटेरे पहले से ट्रेन की छत पर सवार हो गए थे, संभवतः ट्रेन रवाना होने से ठीक पहले, या फिर किसी छोटे स्टेशन पर धीमी स्पीड के वक्त। उनके पास गैस कटिंग मशीन थी, जिससे उन्होंने लोहे की छत में छेद किया। इस छेद से एक एक कर लुटेरे अंदर घुसे, रात के अंधेरे और बोगी के सील होने का फायदा उठाया और अपनी मर्जी से 4 बॉक्स में से नोट निकाले। हर चीज इतनी सफाई से की गई थी कि ट्रेन के अगले स्टेशन तक किसी को भनक नहीं लगी। लुटेरों ने गैस कटिंग मशीन से बोगी की लोहे की छत में छेद किया। 2 साल जांच, 2000 लोगों से पूछताछ। पहले मामला रेलवे पुलिस के पास गया, फिर तमिलनाडु लोकल पुलिस ने हाथ में लिया, मगर न सीसीटीवी, न गवाह, न कोई ट्रैक। बिना किसी सुराग के जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अंततः यह केस सीबीसीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया। टीम ने 2 साल तक बारीकी से जांच की। करीब 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। रेलवे अधिकारियों, पार्सल कंपनी कर्मचारियों, यहां तक कि हर उस व्यक्ति से जो ट्रेन के आसपास था, सभी से पूछताछ की गई, लेकिन सबका एक ही जवाब था, कुछ पता नहीं। मोबाइल नेटवर्क से मिले 4 से 5 संदिग्ध नंबर। जब कोई तरीका काम नहीं आया तो स्पेशल टीम ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। टीम ने सेलम से चेन्नई के बीच ट्रेन के चलने के दौरान मोबाइल नेटवर्क की डिटेल निकाली। उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया जो इस रूट पर एक्टिव थे। सैकड़ों नंबरों में से 4 से 5 संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आए। इन सभी में एक समानता थी, इनके लोकेशन पैटर्न। जैसे ही इन नंबरों की गहराई से जांच हुई तो सामने आया कि सभी नंबर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खरीदे गए थे। कुछ नंबरों का ट्रैक बिहार से भी जुड़ा था, मगर सिर्फ मोबाइल नंबर से भला ये कैसे तय होता कि वही लुटेरे हैं? नासा की मदद और सैटेलाइट से जांच। अब जांच एक कदम और आगे बढ़ी। पुलिस ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सैटेलाइट इमेज की मदद मांगी। नासा की मदद से सेलम से विरुधाचलम के बीच की रात की इमेज खंगाली गई और तब सामने आया चौंकाने वाला सच। ट्रेन की छत पर कुछ संदिग्ध आकृतियां थीं, जो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही थीं। पक्के तौर पर नहीं, लेकिन आशंका था कि ये वही लुटेरे थे जो चलती ट्रेन की छत पर मौजूद थे। लूटे गए नोट 2005 से पहले के थे। सीबीसीआईडी की रिपोर्ट में एक और रोचक तथ्य सामने आया कि लूटे गए सभी नोट 2005 से पहले के थे। अधिकतर नोट पुराने, कटेफटे थे, इसलिए लूट के बाद भी लुटेरों के लिए रुपए चलाना इतना आसान नहीं था। सवाल ये था कि क्या लुटेरे इस बात से वाकिफ थे,
या फिर उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि नोट है तो पैसा है। ट्रेन जब यार्ड में पहुंची थी तब चोरी का पता चला था। ये ट्रेन रॉबरी 1963 में लंदन में हुई वारदात की नकल थी। 8 अगस्त 1963 लंदन तड़के 3 बजे 16 से 17 डकैतों के एक गैंग ने उस जमाने में रॉयल मेल ट्रेन से पूरे 2.6 मिलियन डॉलर की लूट की थी। मामले की छानबीन के दौरान ब्रिटेन पुलिस ने 4 से 5 लोगों को वारदात का मास्टरमाइंड करार दिया था, लेकिन इसमें भी जो 2 नाम सबसे ऊपर रहे वो थे रॉनी बिक्स और ब्रूस रेनॉल्ड। ट्रेन रॉबरी को रॉनी ने अपने 34वें जन्मदिन पर अंजाम दिया था, जब उसने और उसकी गैंग ने लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन को बीच रास्ते में ही सिग्नल खराब कर रोक लिया। बेहद नाटकीय तरीके से एक ट्रक में कैश और दूसरी कीमती चीजें लादकर फरार हो गए। इसके लिए उन्होंने ट्रेन रोकते ही सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया। उसके सिर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। जिस जगह पर गैंग ने ट्रेन को रोका था उन्हें वहां पकड़े जाने का डर था। उसके बाद गैंग खुद ही ट्रेन को काफी दूर तक चलाकर ले गया। लंबी मशक्कत के बाद एक एक कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। इन सवालों के जवाब जानिए एज इस कहानी में। किसने की थी ट्रेन डकैती? चलती ट्रेन में डकैती को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कौन था? रुपए किस तरह शिफ्ट किए गए? आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया? आरोपियों ने लूट के रुपयों का क्या किया? पुलिस ने 2000 लोगों से पूछताछ की। हजारों कॉल डिटेल खंगाली गई। आखिर में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मदद ली गई। तब जाकर पहला सुराग मिला कि देश की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी। पुलिस ने सेलम से चेन्नई के बीच ट्रेन के चलने के दौरान मोबाइल नेटवर्क डेटा खंगालना शुरू किया। उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया जो इस रूट पर एक्टिव थे। जैसे ही इन नंबरों की गहराई से जांच हुई, सामने आया कि सभी नंबर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खरीदे गए थे। पुलिस ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सैटेलाइट इमेज मांगी। सेलम से विरुधाचलम के बीच की रात की इमेज खंगाली गई और तब सामने आया चौंकाने वाला सच। ट्रेन की छत पर कुछ संदिग्ध आकृतियां थीं जो उसके साथ साथ मूव कर रही थीं। सैटेलाइट तस्वीरें और मोबाइल लोकेशन मिलाकर पुलिस ने पाया कि इस डकैती को करीब 1 दर्जन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। ये सभी एमपी के थे। तमिलनाडु सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा। सैटेलाइट तस्वीरों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों से पता लगा कि ये काम पारदी गिरोह का है। रतलाम जिले के दिनेश और रोहन पारदी को चेन्नई जाते समय तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु पुलिस अक्टूबर 2018 में गुना आई। संदेहियों के बारे में पता लगा कि वे गुना जेल में बंद हैं। मोहर सिंह पारदी, रूसी पारदी, महेश पारदी, कालिया उर्फ कृष्णा और बिल्टिया पारदी को पुलिस तमिलनाडु ले गई। मोहर, रूसी, कालिया और महेश को मध्य प्रदेश की गुना सेंट्रल जेल से हिरासत में लिया गया, जबकि ब्रजमोहन को अशोकनगर जेल से हिरासत में लिया गया था। सीबीसीआईडी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी वारदात का खुलासा किया। मोहर सिंह पारदी, जिसकी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीबीसीआईडी अफसरों की तरफ से बताया गया कि डकैती का मुख्य किरदार गुना का मोहर सिंह पारदी था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वह मध्य प्रदेश के गुना जिले के खेजराचक गांव का मूल निवासी है। उसके चाचा और चचेरे भाई कुछ अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर गिरोह में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अपराध कर रहे थे। मोहर के गिरोह का मुखिया बनने से पहले उसका रिश्तेदार किरण ही गिरोह का मुखिया था। बाद में किरण की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। मोहर सिंह की रुखसात पारदी और नवल पारदी से दुश्मनी थी, क्योंकि उसे शक था कि वे उसके गिरोह द्वारा किए गए अपराधों की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे रहे हैं। इसलिए मोहर सिंह ने जून 2015 में एक विवाद के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या में मोहर सिंह, उसके भाई रामभजन, गजराज, उसकी बहन सुलोचना, उसकी पत्नी बनवारा बाई और उसके गिरोह के कुछ अन्य सदस्य शामिल थे। मोहर के गिरोह के सदस्य 2016 में तमिलनाडु पहुंचे।
वे सड़क किनारे या रेल की पटरियों के पास अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। पुलिस ने बताया कि वे दिहाड़ी मजदूरी और रेहड़ीपटरी का काम करते थे। इसी दौरान अपराध करने के लिए अलग अलग जगह चुनते थे। तमिलनाडु में रहने के दौरान मोहर को सलेम में रहने वाले गिरोह के एक सदस्य के जरिए सलेम चेन्नई रेल मार्ग पर नकदी की आवाजाही के बारे में पता चला। मोहर सिंह ने अपने कुछ करीबी साथियों के साथ एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक अयोध्यापट्टनम और विरुधाचलम रेलवे स्टेशनों के बीच लगातार सफर कर रेकी की। इसके बाद मोहर और उसके 7 साथियों ने सेलम और विरुधाचलम रेलवे स्टेशन के बीच डाका डालने की प्लानिंग तय की। दरअसल इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन 45 मिनट से ज्यादा समय तक चलती है। घटना वाले दिन मोहर और उसकी गैंग ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। नोटों के बंडलों को 6 लुंगियों में लपेटा और बांध दिया। योजना के अनुसार बाकी सदस्य विरुधाचलम स्टेशन के पास वायलूर ओवरब्रिज पर 200 मीटर से ज्यादा दूर ट्रैक के किनारे इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन इस घुमावदार पटरी पर चल रही थी और विरुधाचलम के पास पहुंच रही थी, तो धीमी गति से चल रही ट्रेन की छत पर बैठे लोगों ने लुंगियों में लिपटे पैसों के बंडल जमीन पर इंतजार कर रहे गिरोह के दूसरे सदस्यों की ओर फेंक दिए। फिर वे धीमी गति से चल रही ट्रेन से कूदकर भाग गए। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि डकैतों ने लूट के रुपयों से कुछ प्रॉपर्टी सहित अन्य सामान खरीदे थे। गिरफ्तारी के 4 साल बाद साल 2021 में डकैती के मामले में मोहर बरी हो गया, लेकिन अन्य आपराधिक गतिविधियों के कारण वो वांटेड लिस्ट में ही रहा। अब जब हमने पहली कहानी के पर्दे खोल दिए, तो चलिए चलते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की उस रहस्यमयी मिस्ट्री की ओर, जहां एक 17 साल का युवक लापता हो गया और 7 साल बाद हुई एक और सनसनीखेज घटना ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। मौसियों से मिलने आया 17 साल का एक युवक अचानक लापता हो गया। 7 साल तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 7 साल बाद गांव में एक दूसरे युवक की लाश मिली। उस लाश ने लापता युवक की मिस्ट्री खोल दी। 14 अगस्त 2010 राजस्थान के झुंझुनू का शिमला गांव। 17 का प्रदीप लापता हो गया था। बेवल गांव के प्रदीप की 4 मौसियों भूरी देवी, कृष्णा देवी, मेवा देवी और सांबली देवी का शिमला में ससुराल था। प्रदीप अपनी मौसियों और मौसेरे भाइयों से मिलने शिमला जाने की कहकर घर से निकला था। अगले दिन भी नहीं लौटा। परिवार ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। 2 से 3 दिन बाद भी प्रदीप का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। परिवार ने दोस्तों, रिश्तेदारों सब जगह पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। आखिर में हार कर प्रदीप के पिता ओम प्रकाश ने खेतरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद भी प्रदीप का कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने कहा कि उसे कोई उठा ले गया है, तो किसी ने कहा कि वो खुद ही कहीं निकल गया है। परिवार ने इलाके के सभी गांवों में तलाश की, लेकिन प्रदीप की कोई खबर नहीं मिली। 7 साल बाद संदीप नाम के एक युवक का शव मिला। उसकी हत्या कर लाश हरियाणा बॉर्डर के पास फेंक दी गई थी। प्रतीकात्मक तस्वीर। 7 साल बाद संदीप नाम के एक युवक का शव मिला। उसकी हत्या कर लाश हरियाणा बॉर्डर के पास फेंक दी गई थी। प्रतीकात्मक तस्वीर। 7 साल बाद गांव में मिली एक और युवक की लाश। दिन, महीने और साल गुजरते गए। पुलिस ने भी तलाश बंद कर दी। केस ठंडे बस्ते में चला गया। प्रदीप का नाम धीरे धीरे गांव के लोगों की यादों से मिटने लगा। लेकिन एक शख्स था जो प्रदीप को नहीं भूला, वो थे प्रदीप के पिता। प्रदीप को लापता हुए 7 साल बीत गए थे। सितंबर 2017 में गांव में एक और वारदात हुई। संदीप नाम के एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। उसकी लाश हरियाणा सीमा में फेंक दी गई। शव के पास बरामद चीजों, फोटो, आईडी कार्ड, शराब की बोतलें ने पुलिस को शिमला गांव तक पहुंचा दिया। शक की सुई एक टैक्सी ड्राइवर रवित कुमार उर्फ बाबू पर जाकर रुकी। रवित शिमला गांव का ही रहने वाला था। रवित का स्वभाव झगड़ालू था और शराब का आदी था। पुलिस ने संदीप के साथी ड्राइवर और शिमला के रहने वाले रवित को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की।
पूछताछ में रवित ने कबूल कर लिया कि संदीप की हत्या उसी ने की है। संदीप की हत्या में रवित के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। एक छोटे से झगड़े के बाद रवित और उसकी पत्नी ने मिलकर संदीप को मारा और फिर उसकी लाश को हरियाणा बॉर्डर पर फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। पुलिस जब संदीप की मौत की जांच कर रही थी तो उस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल संदीप की लाश के पास से जो सामान मिला था उसमें प्रदीप नाम के व्यक्ति के नाम से ली हुई एक सिम भी मिली। रवित और उसकी पत्नी ने मिलकर संदीप को मारा और फिर उसकी लाश को हरियाणा बॉर्डर पर फेंक दिया। अब पुलिस 7 साल पहले गायब हुए प्रदीप और संदीप की मौत के बीच का संबंध तलाश रही थी। पुलिस को शक था कि प्रदीप के लापता होने में संदीप, रवित या इसी गांव के किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। सवाल ये भी था कि 7 साल पहले गायब हुए प्रदीप का सामान संदीप की लाश के पास कैसे पहुंचा? क्या प्रदीप जिंदा है या संदीप ने उसके साथ कुछ किया था? वही शक की सुई रवित पर भी थी। पुलिस ने रवित से प्रदीप को लेकर भी पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि प्रदीप उसकी मौसी का बेटा था। 14 अगस्त 2010 को वो उसके पास मिलने आया हुआ था। इसी बीच पुलिस ने प्रदीप के परिवार और रिश्तेदारों से नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी। परिवार और रिश्तेदारों में से किसी को भी रवित पर शक नहीं था। सबका कहना था कि रवित प्रदीप का भाई है। वो तो खुद ही प्रदीप के गुमशुदा होने के बाद से परेशान था। प्रदीप के पिता ने बताया था कि रवित के कहने पर ही उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐसे में रवित पर शक करना तो बिल्कुल गलत होगा। पुलिस ने परिवार और रिश्तेदारों के दावे को दरकिनार कर रवित से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे रवित टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने प्रदीप की हत्या की है। रवित के जुर्म कबूल कर लेने के बाद भी 2 सवाल पुलिस के सामने थे। रवित ने अपने मौसेरे भाई की हत्या क्यों की? अगर प्रदीप की हत्या हो गई तो उसकी लाश कहाँ थी? संदीप के हत्यारे रवित ने पुलिस के सामने 7 साल पुरानी घटना की परतें खोलना शुरू किया। रवित ने बताया कि उस रात प्रदीप अपनी 2 अन्य मौसियों के घर मिलकर रात 8 बजे उसके घर आया था। इसके बाद उन दोनों ने शराब पार्टी करने का मन बनाया और खेत में बने कुएं के पास जाकर शराब पीने लगे। जब दोनों भाई खेत के पास कुएं के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे तो प्रदीप ने रवित को उसकी बहन को छेड़ने को लेकर खरी खोटी सुनाई थी। इसी बात पर नशे में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में रवित ने प्रदीप का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रवित ने प्रदीप के शव को उसी के खेत के सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर खुद ने ही ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल दी। अगले दिन उस कुएं को पूरी तरह से भरवा दिया। पुलिस ने गांव वालों के सहयोग से कुएं की खुदाई का काम शुरू कराया। शव को कुएं में दफन करने के बाद रवित निश्चिंत हो गया कि अब पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। प्रदीप के घरवाले उसे ढूंढ रहे थे। उस दौरान रवित भी उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। रवित प्रदीप की तलाश में कई गांवों में गया ताकि सबको लगे कि उसे अपने मौसेरे भाई की बहुत चिंता है। कुछ समय बाद रवित गांव छोड़कर भी चला गया जिससे किसी को कोई शक ना हो। रवित के कबूलनामे के बाद पुलिस के सामने अब एक ही चुनौती थी, शव बरामद करना। मिट्टी से भरे कुएं से 7 साल पहले दफनाया गया शव कंकाल निकालना भी बड़ी चुनौती थी। खेतड़ी थानाधिकारी हरदयाल सिंह और सीओ वीरेंद्र सिंह मीणा ने गांव में सरपंच धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई। पुलिस ने कहा, खुदाई का खर्चा पुलिस नहीं उठा सकती, इसके लिए जन सहयोग चाहिए। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, 1 लाख रुपए जुटाए। 8 नवंबर 2017 को खुदाई शुरू हुई, लेकिन ये काम आसान नहीं था। 150 फीट गहरा कुआं, पूरी तरह मिट्टी से भरा। पानी निकलता, मजदूर नहीं मिलते, बारिश हो जाती। इन्हीं वजहों से खुदाई बार बार रुकती रही। फिर आया रविवार 26 नवंबर का दिन। खुदाई के दौरान फावड़ा कुछ सख्त चीज से टकराया। खेतड़ी पुलिस मौके पर थी। FSL टीम बुलाई गई।
मिट्टी हटाई गई। इसके बाद कुएं से बरामद हुई हड्डियां, खोपड़ी, टूटी चप्पल, नीली शर्ट, बनियान, 2 स्टील की थालियां। शव पूरी तरह कंकाल बन चुका था, लेकिन कपड़ों से प्रदीप के पिता ने पहचान कर ली। 7 साल पहले हुए हत्याकांड का राज खोलने में पुलिस को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सफलता हासिल हुई। पुलिस ने शव को जब्त किया। डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएनए रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया कि ये शव प्रदीप का ही है। पुलिस जांच में साबित हो गया कि रवित ने ही प्रदीप और संदीप की हत्या की थी। दोनों हत्याओं के आरोप में रवित सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आज हमने देखा कैसे एक परफेक्ट प्लानिंग और ठोस हिम्मत से मध्य प्रदेश के गिरोह ने एक बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया और कैसे राजस्थान के एक छोटे से गांव में 7 सालों तक छुपा हुआ सच आखिरकार सामने आया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अपराध के पीछे हमेशा कोई ना कोई कहानी होती है और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हिमाचल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा हैरान कर गई। मिलते हैं अगले क्राइम केस के साथ, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।